दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग हिंदी की सीरीज़ भी शुरू करेंगे, यानी हिंदी का जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग हिंदी आज से पढ़ेंगे। और इसमें मेरा टारगेट आपके लिए क्या होगा, पहले हम लोग ग्रामर वाला हिंदी के व्याकरण वाला सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हिंदी जो साहित्य वगैरह दे रखी है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो मेरी ये क्लास होगी आपके NCERT बेस्ड पे होगी, जहाँ से आपका UK SSS या हिंदी में मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के रिगार्डिंग, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो किससे पूछता है, आपका NCERT पे बेस्ड, ठीक है। मैं वही चीज़ आपको आज से कराने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा। अगर आपको आता भी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को एक बार ये सब देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो NCERT के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई नई चीज़ आपके लिए मिल जाए और वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो वहाँ पर आप लीड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए 20 नंबर की आजकल हिंदी आ रही है, आप खुद देखना, ईमानदारी से बताना इस 20 नंबर के पेपर में कितने लोग ऐसे हैं जो 15 से ज़्यादा नंबर ला पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ठीक है। यहाँ 80% ऐसे लोग हैं जो 15 से कम नंबर लेके आते हैं। यानी अगर आप ये मान के चलिए, अगर आप इस 20 नंबर में से कम 16 या 16 से प्लस नंबर लाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हिंदी में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड तो पता है हर कोई पढ़ता है यहाँ, उत्तराखंड के लिए कमी नहीं है उत्तराखंड पढ़ने वालों की, ठीक है। अनाप शनाप जो भी है सब पढ़ते रहते हैं यहाँ उत्तराखंड, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आप हिंदी में अगर लीड कर रहे हैं तो हिंदी लीड करने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए आपको इस जगह पे हिंदी में पहुंचना है। दूसरा, अधिकांश से लोग जो लाते हैं यहाँ पे 8 से 12 नंबर लेके आते हैं हिंदी में। आप खुद अनुमान लगाना, आप पुराने पेपर देखना, आप इसी रेंज में पहुंच रहे होंगे ज़्यादातर लोग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी पहुंच रहे हैं, अधिकांश लोग 8, 9, 10, 11, 12 नंबर में हिंदी में अटक जाते हैं, क्योंकि UK SSS ने हिंदी का बहुत अच्छा पेपर बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है आपका कितने मार्क्स से लाएगा, लगभग 12 से 14 नंबर, ठीक है। 12 से 14 मार्क्स ही ग्रामर से होते हैं, बाकी के 5-6 नंबर वो एक्स्ट्रा पूछता है, चाहे वो पत्र लेखन से पूछे या आपका चाहे वो साहित्य खंड से पूछे, ठीक। तो आपको लोगों को क्या करना है, जो 12 से 14 नंबर है यहाँ पूरी कमांड बना के चलना है। क्योंकि होता क्या है एग्जाम में, चीज़ें आप सब पढ़ के जाते हैं, वहाँ गलत कर ही आते हैं, इसीलिए आप पीछे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है, आता सबको है, वो एग्ज़ाम में गलत करने के कारण आप क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो ये वाला पोर्शन आप यहाँ पहुँचें, और जो मतलब ग्रामर वाला, और जो मेरी क्लास होगी वो ग्रामर की कौन सी होगी, हिंदी ग्रामर की NCERT के आधार पे होगी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है सारी क्लासेस जैसे आपने उत्तराखंड की फॉलो की हैं, इन क्लासेस को फॉलो करना और आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग से आपको हिंदी पढ़ाने अब जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने जो सिलेबस में दिया है, पहला जो उसने दे रखा था, उसने दिया था शब्द संरचना, शब्द संरचना, ठीक है। इस शब्द संरचना के अंदर उसने बहुत से टॉपिक दिए हैं। उसने वर्ण यहाँ दे रखा है, वर्ण वर्णमाला वगैरह दे रखी है, साथ ही उसने उपसर्ग दे रखे हैं, प्रत्यय दे रखे हैं, अलंकार वगैरह दे रखे हैं। तो ये जो उसने पोर्शन दिया है, कम से कम यहाँ से 8 नंबर आपके पेपर में आते हैं ग्रामर के, ठीक है। यानी इस 8 नंबर में से आपको टारगेट बनाने, किसी भी केस में आप 7 नंबर लेके आए, यानी 1 नंबर आपका छूटता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो हम इसी के लिए अब क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए पहला टॉपिक उसने वर्ण दे रखा है, मैं आपको बताते रहूँगा, क्या क्या आप नोट भी करते रहना और क्या क्या पूछ सकता है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। जब उसने चीज़ दे रखी है तो सबसे पहले हर किसी से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको नहीं आता, डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक। देखिए कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, यानी आपके साथ बोल रहा हूँ, एक मीडियम है आपके और मेरे बीच के, जिससे आप मुझे समझ पा रहे हैं, वो मीडियम ही क्या है, भाषा है। यानी अगर मैं इस तरीके से नहीं बोलता, इस लैंग्वेज में नहीं बोलता, या हमारे बीच ये चीज़ नहीं चल पाती, आप समझ नहीं पाते कि हम लोग किस चीज़ से आपस में जुड़े हैं। यानी हमारा जुड़ाव है वो किससे है, भाषा से है। किससे है, भाषा। अब देखो भाषा किससे बनती है, जैसे बहुत सी लिपियां होती हैं, लिपि वगैरह होती है, उसके अंदर वाक्य वगैरह होते हैं, उसका एक सिस्टम होता है, तब जाके आप एक प्रॉपर लैंग्वेज को गेन करते हैं। तो ये जो भाषा होती है इसकी एक बहुत छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, एक सबसे छोटी इकाई, ठीक है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को चाहे आप लिखित रूप में यूज करें या मौखिक रूप में यूज करें, यानी लिखित या मौखिक जैसे भी यूज करते हैं, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, जिसका आप विखंडन या जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसी को क्या बोला जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि वर्ण होता क्या है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई जिसका विखंडन नहीं हो सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वर्ण कहलाती है। अब आप कहोगे सर आपने रटा दिया, लेकिन हम तो समझ ही नहीं रहे। अभी समझाता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा, सबसे छोटी इकाई, मैंने चलो एक यही शब्द लिख दिया, क्या लिख दिया, भाषा। क्या ये वर्ण है? नहीं है। इसको आप तोड़ सकते हो, ये एक शब्द है। कैसे? देखो, तोड़ो इसको। भ लिख दिया आपने, स लिख दिया, ऐसे अलग अलग। ठीक है, यहाँ अ भी आएगा, भ प्लस आ प्लस स प्लस आ। ठीक है, देखो ऐसे टूट रहा है। लेकिन अगर मैं सिंगल ये लिखूँ, इसको तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ये सब नहीं टूटेंगे। ये देखो, ये टूट ही नहीं सकते ओ वगैरह। ठीक है, यानी क ख ग जो सब हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो यही अपने आप में क्या है, वर्ण है। ठीक, पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वर्ण कहलाती है। दूसरी चीज़ होती है वर्णमाला। अब ये क्या होती है, देखिए, जैसे वर्ण है, अब आप लोगों को बहुत से टाइप के, अगर आपके पास फ्लावर्स हैं, फूल वगैरह हैं, अलग अलग टाइप के हैं, अगर मैं आपसे कहूँगा इसको एक माला में पिरो या एक माला बनाओ इनकी, तो वो एक अपने आप में एक व्यवस्थित तरीके में आ जाएंगे। आपको पता होगा, आप ऐसा तो नहीं कि माला में कोई भी फूल डाल दो, आप तरीके से डालेंगे जैसे आपको बेटर लग रहा होगा, जिससे बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक है, यानी वो व्यवस्थित कर दिया। वैसे ही हम भी वर्ण को क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह अपने आप में क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, जो वर्ण मैंने आपको बताया, इनको व्यवस्थित कर देना है, उसी से व्यवस्थित रूप से क्या बन जाएगी, वर्णमाला बन जाएगी। ठीक, अब देखिए, ये वर्णमाला जो है, ये कैसे आप समझेंगे इसको, क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। ऐसे ही बनाना है। ठीक है, नोट्स, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब आपने स्वर पढ़ने हैं, व्यंजन पढ़ने हैं, मान के चलिए 3 से 4 नंबर इसी से आते हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 नंबर हिंदी में आपका यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक, इसी की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। पहला देखिए क्या होता है, स्वर। अब देखिए, हर कोई पढ़ते आया है, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्वर क्या होते हैं। ठीक है, स्वर क्या है आप सब जानते हैं, अ आ ई जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। ठीक है, यानी एक सीरीज आप बना लीजिए, अ आ। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। अब लिखूंगा मैं नहीं, खाली टाइम का क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम लग जाएगा। लिख लीजिए, अ आ ई, फिर ई ऊ, फिर रू या री जो भी होता है। ठीक है, ए आई ओ आओ, कहाँ तक लिखना है आपने, ओ आओ। ठीक है, यहाँ तक आप क्या लिखेंगे, स्वर। इन सबको क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। और इनका जो नंबर है वो क्या है, 11। ठीक है, यानी अगर आपसे पेपर में पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है, आप क्या बताएंगे, 11। और कौन से स्वर होते हैं, अ आ से लेके ओ आओ तक। ठीक, ये देवनागरी जो हमारी लिपि है, जिस हिंदी लिपि जिसमें लिखे जाते हैं, इसमें बेसिकली इसके जो मानक स्वर हैं वो यही हैं। ठीक है, यानी इनकी संख्या कितनी, 11 है। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे सर वो क्या होता है अंक, और अह क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आप ये समझ गए, ये अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो स्वर होते हैं, अभी बताता हूँ कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या होता है, जब इनको आप व्यंजनों के साथ प्रयोग करोगे। अब व्यंजन क्या होते हैं, जैसे ये देखा होगा आपने, क ख ये सब होते हैं, ये व्यंजन होता है। ठीक है, जब इनको व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो आप इनको ऐसे ही नहीं लिखते हैं, पूरा ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनके चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, तो आप इनके चिन्ह लिख लीजिए। कभी हो सकता है आपसे पेपर में पूछ दे कि इसका चिन्ह क्या है, इस स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग करने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हो सकता है, देखो ये तो सबको आ जाएगा, लेकिन क्या पता दिमाग एग्जाम हॉल में वैसे ही प्रेशर की वजह से कम काम करता है, आपसे ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से इस स्वर का व्यंजन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अ है, अ का तो कुछ है नहीं ऐसा स्वर। ठीक है, आ है, देखिए आ को ऐसे दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, ये किसकी मात्रा होगी, आ की। ठीक, जो छोटा वाला ई होता है उसको यूं दिखाएंगे आप।
ठीक है। और जो बड़ी वाली ई होती है उसको आप जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये सब व्यंजनों के साथ प्रयोग करने में स्वरों का यूज होता है, ठीक है। ऐसे प्रयोग होते हैं, ये चिन्ह हैं इनके, ठीक है। जो ऊ होता है छोटा वाला उसको आप ऐसे दिखाते हैं, सबको पता है। जो बड़ा वाला ऊ होता है उसको आप ऐसे दिखाते हैं। और रू को कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अ आ ई ऊ रू या री। फिर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। देखो ए को आप ऐसे दिखाएंगे, सिंगल मात्रा, ठीक। फिर क्या होता है, आई होता है, उसके साथ डबल मात्रा आप दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही व्यंजनों के साथ ही प्रयोग होते हैं। ओ को ए आई ओ को कैसे दिखाएंगे, आप ऐसे दिखाएंगे, सिंगल मात्रा, ठीक है। और आउ को कैसे दिखाएंगे, इसी में डबल मात्रा, ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपने आप में व्यंजनों के साथ इनका जो प्रयोग किया जाता है, इन चिन्हों का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पूछ देगा कि व्यंजनों के साथ आउ को कैसे दिखाएंगे, या जो भी मतलब जो ये है, आई को कैसे दिखाएंगे, ओ को कैसे दिखाएंगे, आउ को कैसे दिखाएंगे। तो व्यंजनों के साथ ये ऐसे प्रयोग होते हैं स्वरों के चिन्ह, ठीक है। व्यंजनों के साथ, ठीक है, स्वर ऐसे प्रयोग होते हैं व्यंजनों के साथ स्वर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको दिखा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे सर अंक और आह कहाँ गया है, ठीक है। वो अब बेसिकली उसका यूज़ नहीं किया जाता है हमारे देवनागरी वर्णमाला में, ठीक है। उसको जो अलग अलग नाम है, एक को बोलते हैं अनुस्वार और एक को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ये क्या है, ये इसी को तो अंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार, इसको बोला जाता है अनुस्वार, ठीक है, जिसको आप अंक बोलते हैं। और जो अह बोलते हैं आप इसको, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। यानी ये जो चिन्ह है ये किसका हो गया, आप विसर्ग का, विसर्ग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। यानी आप अंक भी समझ गए, आह भी समझ गए। अब जो अंक है ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए पेपर में लिखा होगा एक शब्द ये हंस, सपोज इसमें ऐसे ही 4 ऑप्शन लिखे होंगे, एक हंस लिख देगा, बाकी कुछ और लिखेगा, उसमें आपसे पूछेगा कौन सा एक शब्द अनुस्वार के रूप में भी दिखता है, यानी किसमें एक अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आप क्या कहोगे, हंस में। मतलब कोई भी एक ऐसा शब्द जिसके ऊपर आपको ये वाली बिंदु दिखती है, ठीक है, ये, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार, ठीक है। ध्यान रखना ये अनुस्वार है, ठीक है। जैसे कोई और वर्ड बताओ, अंधकार, अंधकार, ठीक है। यदि अ के ऊपर मैंने एक छोटी सी बिंदी रख दी तो वो अपने आप में क्या है, एक अनुस्वार है, ठीक है। ऐसे ही विसर्ग का भी यूज होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे प्रायः, ये है ना, ये विसर्ग का यूज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए ये तो स्वर है। ऐसे ही वर्णमाला का दूसरा हिस्सा क्या है, व्यंजन। मैंने अभी स्वर पढ़ाया नहीं है, ठीक है, शुरू नहीं किया, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे मैं आपको वर्णमाला के पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ ङ सी, सब आपने पढ़ा होता है, ठीक है। इसमें पहला क्या आता है, क वर्ग, ठीक है। क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ ङ, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, क वर्ग का, ठीक है। दूसरा क्या आता है, आप ये मत कहना सर कंठे कहते हैं, तालिब भी कहते हैं, वो जब व्यंजन आएगा मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं वर्णमाला समझा रहा हूँ, ठीक है। क वर्ग का क्या आता है, च वर्ग, खुद ही लिख लीजिए इसके नीचे क्या क्या आएंगे, च छ ज झ ञ टाइप का, ठीक है। फिर क्या आता है, ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग भी बताइए, ट ठ ड ढ न, जो भी है, ठीक। उसके बाद कौन सा वर्ग आता है, त वर्ग, त वर्ग, ठीक है। त थ द ध न, जो भी है। और लास्ट क्या आता है, प वर्ग। इनको क्या क्या कहते हैं वो आपको मैं टाइम पे आने पे बताऊंगा जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। प वर्ग ये, प फ भ भ म, ठीक है। अब देखिए जो पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे आगे की सीरीज को क्या बोला जाता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। इससे जो आगे की सीरीज है, पहला जो बोला जाता है उसको होता है अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अगर आपसे ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ठीक है। इसको आप याद रखना, य र ल व, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अभी व्यंजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वर्णमाला में किसका नाम क्या है। वो क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग आप देख लेना। उसके बाद जो य से शुरू होता है, इन चारों को बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए य, र, ल, व को क्या बोला जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं उसमें, आपको ये लिखने हैं, ये पूछता है पेपर में कि इस कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ये कौन से होते हैं, तीनों प्रकार के स। ठीक है, जो आप स बोलते हैं वो तीनों प्रकार के। ठीक है, एक तो ये, एक दूसरा वाला, एक तीसरा और चौथा हो। ठीक है, इसको आपने क्या याद रखना है, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्मा निकलती है नहीं निकलती वो बात का इश्यू है, आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, आपको कोई वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाना है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। तीनों प्रकार के स आपको पता होना चाहिए, साथ में क्या पता होना चाहिए, ह। जैसे मैंने आपको क्या बताया इससे पहले, अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, वो लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे से क्वेश्चन पूछता है कौन सा एक अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है, यानी कौन सा एक अंतःस्थ व्यंजन है, ऐसे पूछता है। इसमें पूछेगा कौन सा एक ऊष्म व्यंजन है या कौन सा एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, तीनों प्रकार के स और ह। तीसरा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है, दूसरा संयुक्त व्यंजन किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, चार ये भी हैं, श्य, त्र, ज्ञ और लास्ट श। ठीक है, ये जो होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, ये इसको लिख लीजिए आप, संयुक्त व्यंजन। और यहीं से क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये संयुक्त व्यंजन है चार के चार। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए मेरे से, क्वेश्चन यहीं पे से पूछता है। या तो पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, या पूछेगा आपसे इससे पहले जो मैंने पढ़ाया ऊष्म व्यंजन, या पूछेगा संयुक्त व्यंजन। तो आपको ये कैटेगरी पता होनी चाहिए, पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले के चार, उसके बाद चार, उसके बाद चार। ठीक है, अब ये पूछता है कि ये किससे मिलकर बने। अब ये नाम क्या है इसका बताइए, संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, ये संयुक्त है, ये सिंगल नहीं, ये जुड़ के बन रखे हैं। और पेपर में क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछ देगा श्य किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर, ज्ञ किससे मिलकर बना है, श्र किससे मिलके बना है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसको बताता हूँ। देखिए पहला वाला जो क्ष है वो बनता है क प्लस श। ठीक है, इसके नीचे हलंत भी लगा देना है। ठीक है, जो ये मिलकर बना है, आपसे पेपर में पूछेगा संयुक्त व्यंजन श किन से मिलकर बना है, आपको ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देने सब के सब। ठीक है, क के साथ सी वाला सा, ठीक है, पेट कटने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा त्र, त्र बनता है त प्लस र। ठीक है, त प्लस र। ठीक है, ये किससे बनके ये त्र किससे बनता है, त प्लस र। ये नाम ही इसका क्या है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, ज्ञ है, वो बनता है ज प्लस य से। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, ज प्लस य। ठीक है, ज प्लस य। ठीक है, ज प्लस य से क्या मिलके बनता है, आपका ज्ञ बनता है। ठीक है, और लास्ट जो स्र है, स्र मतलब जो श्रम वाला स्र है, वो किससे बनके बनता है, स प्लस र से। ठीक है, प्लस र। ये देखिए ये आपका पता होना चाहिए, इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन संयुक्त व्यंजनों को, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं और कौन सा संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है। ये चार, स्य, त्र, ज्ञ और स्र। और क प्लस इससे, त प्लस इससे, ज प्लस इससे, स प्लस इससे, मैंने आपको ये बता दिया है। रिक्वेस्ट है इसको ऐसे ही बनाना, एक नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन, जब व्यंजन आएगा फिर समझाऊंगा। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है हल चिन्ह। ठीक है, क्या बोला जाता है, हल चिन्ह। ठीक है, ये क्या होता है, अगर आपसे कभी हल चिन्ह की डेफिनेशन पूछ दिया, आधे लोग वहाँ बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, बेहोश होने का काम नहीं करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के आधार पे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। देखो जो व्यंजन है, व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है हल चिन्ह। लिख लीजिए डेफिनेशन, रिक्वेस्ट है। इसकी डेफिनेशन होती है व्यंजनों को स्वर रहित, यानी स्वर रहित करने के लिए। ठीक है, व्यंजनों को आपने क्या करना है, स्वर रहित करना है। व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हल चिन्ह बोलते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का एक चिन्ह दिखा हुआ, जैसे क लिख दिया,
क लिख दिया तो ये कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे ख लिख दिया, ये नीचे से एक लाइन डाल दी, इसको बोला जाता है हल चिन्ह, ठीक है। व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हल चिन्ह। कैसे दिखाएंगे, आप कैसे समझोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे। देखो आपको पता है क किससे मिलके बना होता है, क प्लस अ मिला। मैंने यहाँ क्यों नहीं दिखाया ये चिन्ह, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें अ भी छुपा है। अब अ को अलग कर दिया तो खुद ही ये चिन्ह आ गया। देखो व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए जैसे ही मैंने अ इससे हटाया, मुझे मजबूरन ये दिखाना पड़ा, और इन दोनों को स्वर इसका जोड़ दिया तो मैंने नहीं दिखाया यहाँ। इसीलिए कहता हूँ हल चिन्ह पता होना अपने आप में क्या है, हल चिन्ह। तो हल चिन्ह की डेफिनेशन क्या होगी, अगर आपको व्यंजनों को स्वर रहित करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ग लिख दिया मैंने, अब ग में मैंने हल चिन्ह नहीं लगा रखा है। हल चिन्ह लगाने का मतलब क्या है, आपसे इससे ग से जो ग प्लस अ से बनता है, अ को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये हल चिन्ह क्या होता है, व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हल चिन्ह कहते हैं। वहां बेहोश नहीं होना, ठीक है। इससे आगे अब देखो, आप लोगों की मेन चीज शुरू होती है, ठीक है। देखिए अभी तक तो मैंने आपको क्या पढ़ा रखा था, वर्णमाला पढ़ा रखी थी, उसके अंदर ये बताया कि इसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। वो अब हम इंडिविजुअल स्वर पढ़ेंगे, इंडिविजुअल व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मान के चले 3-4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है, स्वर। अब इसकी भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है डेफिनेशन, कुछ नहीं करना है हमने, आपको खाली एग्जाम में टिक मार के आना है। जब आप इनको बोलते हो, हवा जो है मुंह से सीधे बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से जो हवा होती है बिना किसी रुकावट के, यानी जो श्वास बोलते हैं हम उस चीज़ को बिना किसी ऑब्स्ट्रगल के, बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु या हवा जो है उच्चारण करते समय सीधे बाहर आ जाती है बिना किसी रुकावट के, यानी मुख से बिना किसी रुकावट के अगर हवा बाहर आती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात ये होगी। अब ये क्या होते हैं, ये वही है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो अ से लेके आओ तक मैंने बताया था। अब इनको आप जब बोलेंगे एक बार कोशिश करना, आपको कहीं मुंह नहीं अटकेगा, ठीक है। क ख बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जीभ इधर उधर टकरा जाएगी। इनको क्या होता है, सीधे आप बोल देंगे, ठीक है। इनका जो नंबर है वर्तमान में, इसको कितना 11 नंबर, यानी स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। जो अंक अह था और जो आ है, वैसे तो अगर आपको ये भी दिखता है कहीं कहीं, ठीक है, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन आपके पेपर में यही आता है, ठीक है। ये नहीं माना जाता है इनको स्वर, ठीक, जो देवनागरी के मूल हैं। अब देखिए इनका नंबर कितना है, 11 है। ये तो ठीक हो गया। मेन चीज़ जो आपका क्वेश्चन आता है, जहाँ से आपको उनको कंफ्यूज कराता है, समृद्ध क्या है, विपरीत क्या है, अर्धविपरीत क्या है, अर्धसमृद्ध क्या है, अग्र क्या है, पश्च क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, इन स्वरों में वो आपको उलझाता है, उनको घुमाता है। कुछ नहीं है, जैसे आपका नाम रमेश, मोहन, श्याम, दिनेश है, ऐसे इनके भी नाम रखे हैं। इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आपकी विशेषता है उसी के अकॉर्डिंग इनके भी नाम रखे गए हैं, ठीक है। वही मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए आप हेडिंग लिखिए, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, ठीक है। आखिर इसके भेद क्या होते हैं, और इस सब एनसीईआरटी बेस्ड पे आपकी क्लास है, ठीक है। स्वरों के भेद का ये मतलब होता है, जब आप इसको आप यूज करते हो, जब इनको ध्वनि निकालते हो, आपने ये देखना है मुंह कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है, आधा खुल रहा है, बंद बंद बोल दे रहे हो, या आपकी जो जीभ है उसको बोलने में कौन सा भाग जीभ का काम कर रहा है, आगे का, पीछे का या मध्य का, ठीक है। तो पहला जो स्वरों का भेद हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति, इसका मतलब क्या होगा, मुख की आकृति कैसी बन रही है, अर्थात आप जीभ का कौन सा पोर्शन आपका यूज हो रहा है, या मुंह कितना खुल रहा है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ों के आधार पर देखेंगे। एक तो देखेंगे आपको कौन सी आपकी जो टंग है, जीभ, वो कितना, मतलब उसका कौन सा पोर्शन काम कर रहा है, और दूसरा आपका मुंह कितना ओपन हो रहा है, ओपन या क्लोज जो भी है, ठीक है, ये कितना हो रहा है, इसके आधार पे, ठीक है। अब ये जो जीभ है, या तो ये आगे के पोर्शन पे से जोर बढ़ाएगा, या इसके पीछे के पोर्शन पे जोर पड़ेगा, या मध्य के पोर्शन पे, ठीक है। इसी के आधार पे ये 3 कैटेगरी का इसने दे रखे होंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं अग्र, एक को बोल देते हैं मध्य, फिर मैं एक डायग्राम बता दूंगा, ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या, पश्च। अभी एक डायग्राम समझा दूंगा मैं आपको, उससे आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। यानी मुखाकृति के अंदर जो जीभ का कौन सा पोर्शन यूज हो रहा है, अगर आगे, यानी जो आपकी जीभ है उसका आगे का पोर्शन अगर उस पर जोर पड़ रहा है तो उसको अग्रस्वर बोलेंगे, उनको बोलने में, ठीक है। आप कोशिश करना, आप जब दूसरा अगर लाइव क्लास होती, सामने होती तो बता देता, मध्य में कौन सा होगा, पश्चिम में कौन सा होगा, ये, और पेपर में यहाँ से आएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा, कौन सा स्वर अग्रस्वर है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है, कौन सा स्वर पश्च स्वर है, एक तरीके से ये। दूसरा अग्रस्वर में क्या
विशेषता है अग्रस्वर की डेफिनेशन आप बताओगे, जीभ का आगे का भाग इसमें फोकस पे रहता है, मध्य में मिडिल भाग या और पश्चिम में पीछे का भाग, ठीक है। अब अग्रस्वर कौन से होते हैं देखिए, ई और छोड़ देना है, ठीक है, आगे वाले हैं, ठीक है, आगे की लाइन में खड़े हैं, ई के साथ ई का भाई बड़ा भाई, ठीक है, ए और ए के साथ ए का बड़ा भाई, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये तो सब क्या है अग्रस्वर के एग्जाम्पल है। अब देखिए एनसीईआरटी ने डायग्राम में अ को भी इसी के अंदर दिखा रखा है, और न सॉरी अ को मध्य में दिखा रखा है, ठीक है, अ को क्या दिखा रखा है, मध्य में दिखा रखा है। आप लोगों को क्या करना है, अगर पेपर में मध्य ऑप्शन नहीं आता है, अग्र के अंदर आता है, तो अ को आप किसके अंदर दिखा देंगे, अग्र के अंदर दिखा देंगे। अगर आपसे पूछता है कौन सा एक स्वर मध्य स्वर है, मुखाकृति के आधार पर जीभ का जो पोर्शन पड़ता है वो अ है, ठीक है, यानी अ को मध्य में भी दिखाया होगा। अभी मैं डेफिनेशन बताता हूँ, बस अग्र याद रखो, मध्य याद रखो, बाकी जितने बचे वो क्या है, पश्च है। अब बताओ पश्च क्या है, अ आया है, आगे है, आ से शुरू कर दो, आ नहीं आया था, ई आ गया, ई दोनों ई आगे, ए और आई आगे, बाकी सारे, ठीक है, आ और वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे आपके, मतलब ये इसी के अंदर शुरू होंगे। अब देखिए जो पश्च है, पश्च के अंदर बचे क्या क्या हैं, देखिए आ, उ, ओ, आउ, ठीक है, ये तो आपके क्या हो गए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये पेपर में ऐसे ही आता है, ठीक है। अगला आप देखिए, ये क्या है, अग्र आपके समझ आ गया, मध्य आ गया, पश्च, और ये क्यों है, ये आपके जीभ का कौन सा पोर्शन यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही लिखना, ई ए आई, उसके बाद अ लिख देना, और ये बाकी जो बचे आपको आप कहोगे सर याद कैसे करें, कुछ याद नहीं करना, इन चार को ध्यान में रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मुखाकृति के अंदर मुंह कितना खोल रहा है, ठीक है, आपका मुंह उस स्वर को बोलने में कितना हो रहा है, पूरा खुल रहा, आधा खुल रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चार प्रकार के ये भी होते हैं। आप इसको अभी ऐसे लिखना, फिर मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ विपरीत लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे अर्ध विपरीत, अर्ध अदर या विपरीत, ठीक है, विपरीत। सेकंड पे लिखेंगे आप संवृत, ऐसे ही लिखेंगे, पहले अभी रुको अभी बताता हूँ, ठीक है। आप पहले ये लिखिए, विपरीत का अर्थ होता है ओपन, यानी मुंह पूरा क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है, यानी विपरीत का मतलब मुंह पूरा खुल रखा है। अर्ध विपरीत का होता है हाफ ओपन, हाफ ओपन, ठीक है, मुंह आधा खुला है। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, विपरीत को यहाँ आ लिख लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही एग्जाम में कर देना, एक जगह चार्ट बना देना फटाफट से। पहले सबसे ऊपर विपरीत लिखेंगे, लास्ट में अर्ध विपरीत लिखेंगे, यहाँ आ लिख दीजिए, आ बड़ा भाई आ गया तो छोटा भाई कहता है मैं भी आऊँगा, ये इसने अ लिख दिया, आ लिख दिया आपने, अ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दो लिख दिया तुरंत आप क्या लिखेंगे यहाँ पे समृत, क्या लिखेंगे आप, समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अर्ध समृत, अर्ध समृत, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, हाफ क्लोज्ड, ठीक है, ऊपर नहीं हाफ क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए आ गया, ओ आ गया, अब बताओ ओ आ गया, आ गया, आगे को पढ़ दो, उसको क्या आएगा, ई ऊ और ऊ और रिया रू, ठीक है, जितना भी है ये क्या हो गए, समृद्ध हो गए। अब देखिए ओ आ गया, आ गया, जो बचे होंगे उसको क्या करेंगे आप, ए इधर लिख देंगे, नीचे वाले में आई लिख देंगे, ओ इधर लिख देंगे, नीचे वाले में आओ लिख देंगे, बस हो तो गया, जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होगा इस तरीके से अगर आप करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले विपरीत लिखना है, नीचे क्या लिखना है आपने, अर्ध विपरीत, यहाँ आ लिख देना है, यहाँ ओ लिख देना है, आ और ओ आ गया तो जो बचे हैं ई ऊ री तक या रू तक यहाँ लिख देंगे, जो बचे हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। लिखने का तरीका यही रखना, कभी जिंदगी में आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपकी क्या होगी, पूरा आपका मुंह कितना खुल रहा है, आधा खुल रहा है या पूरा खुल रहा है, यानी मुखाकृति के आधार पे ये इतने हो गए। अब मैं आपको चाहूँ तो चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए मैंने आप लोगों के लिए उसका डायग्राम बना लिया है, ठीक है। आप कोई डायग्राम भी बना लीजिए और आपको एग्जाम में उसी तरीके से इसको करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक। आप क्या कीजिए, एक डायग्राम बना दीजिए, यहाँ लिखिए अग्र, यहाँ लिखिए मध्य और यहाँ लिखिए क्या, पश्च, ठीक है। अग्र का मतलब ये जो सीरीज लिखी है, यानी मध्य से पूरा इधर को जितने भी मैंने आपका लिखे हैं सर वो सब के सब क्या हैं, अग्र हैं, ठीक है। मध्य इधर लिखा है, मध्य के नीचे इधर लिखा है ओ, देखिए यानी इस मध्य से इधर के, चाहे वो ये ई आए, ये वाली ई आए, ए आए, आई आए, ये सब के सब क्या है आपका
अग्र है, ठीक है। दूसरा मध्य, मध्य के नीचे सिर्फ एक लिखा है, देखिए मध्य है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अ लिखा है, ठीक है, यानी मध्य के नीचे क्या है, अ, यानी मध्य स्वर। और जो पश्च है, इस मध्य से सब पीछे के क्या होंगे, पश्च होंगे, चाहे ऊ हो या फिर ये वाली ऊ हो या ओ हो या आओ हो या आ वाली, ठीक है, जो आगत वाली बताई थी मैंने। और ये लास्ट में क्या, यहाँ आ। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है, इसी में आपको समृद्ध, विपरीत, अर्धसमृद्ध, अर्धविपरीत पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अग्र वाले ये हैं, ठीक है, मध्य से इधर, इधर लिखिए ई, और इसी तरीके से डायग्राम बनाना। देखिए ये बनाना 1 2, यहाँ पे आपकी लाइनिंग होनी चाहिए, यहाँ ई लिखना है, और जो आप समृद्ध के आगे ई लिखेंगे, अर्ध समृद्ध के आगे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ए इस लाइन की सीध में होना चाहिए, ठीक है, ए इधर होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, इसी सीध में ओ होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ, देखो अर्ध विपरीत के नीचे इसी लाइन के सीध में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, आओ और आ, ठीक है, आ आगत वाला, और लास्ट में क्या होना चाहिए, विपरीत। विपरीत में कुछ नहीं होना चाहिए, इधर आ होगा लास्ट में, ठीक। अब देखिए अग्र वाले तो कौन है, मध्य से इधर के सब इधर के, ठीक है। मध्य वाला कौन है, ये है, और मध्य से उधर जितने भी लिखे हैं, ऊ हो गया, वो ये सब क्या है, पश्च से हैं, ठीक। दूसरा समृद्ध वाले ऐसी लाइन में जो होंगे, ठीक है, ये समृद्ध अर्ध समृद्ध ऐसे होंगे। समृद्ध को मैंने क्या बोला था कल, क्लोज, मतलब क्या बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लोज बोला था, ठीक है। यानी समृद्ध वाला क्लोज होता है, तो ई ऊ और ऊ, कहीं कहीं रू भी या री भी देखने को मिलेगा। अर्ध समृद्ध में एक तो ए आएगा, एक यहां से क्या आएगा, ओ आएगा, इस लाइन में सिर्फ 2 ही लिखे हैं, देखिए। अर्ध विपरीत में क्या आएगा, आय आएगा, आओ आएगा, और ये वाला आ आएगा, ठीक है। और लास्ट विपरीत में क्या आएगा, सिर्फ आ आएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपका क्या था, एक समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत को समझने का एक तरीका था। आप इसको ऐसे ही तैयार करना और आपका निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्वर के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, वो नोट कर लीजिए। दूसरा, जैसे ये मुखाकृति था, अगला क्या होगा, ओष्ठाकृति, यानी होठों का आकार कैसा बन रहा है आपका, ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पे। ओष्ठाकृति का मतलब है जब आप किसी स्वर को बोलते हैं तो उस टाइम आपका होठों का आकार कैसा बन रहा है, क्या ये गोल बन रहा है, कैसा बन रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। इसके आधार पे 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर कौन सा है भी पूछेगा आपसे कभी कभी, ठीक है, और दूसरा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है। यानी जिन स्वरों को बोलने में आपके होंठ गोल हो जाते हैं, यानी वृत्त के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, ओष्ठ आपके गोल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर। जिसमें गोल नहीं होते हैं उसको आप अवृत्ताकार। आप क्या करना, वृत्ताकार याद रखना, बाकी जितने बचे हुए क्या होंगे, अवृत्ताकार। तो खुद ही बोलने की एक बार प्रैक्टिस करो, ऊ बोलो, उसके साथ बड़ा वाला ऊ बोलो, उसके यहाँ ओ बोलो और आओ बोलो, ठीक है। क्या क्या बोलोगे, ऊ, खुद बोलना, आपके होंठ का शेप जो है क्या बनेगा, गोल बनेगा, ठीक है। ऊ ओ आओ, ठीक है। देखिए आओ, और लास्ट वही आगत वाला है, ठीक है, अगर कहीं होता है जो, ठीक है, अगर पेपर में अगर आपसे पूछ दिया तो देखिए, अगर आपसे ये पूछता है कौन सा एक स्वर वृत्ताकार है, तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे, ठीक है। ये किसके आधार पे है, आपका होठों के आकार के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, ऊ ओ आओ, ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार। इसके अलावा जितने भी हैं सब क्या हैं, अवृत्ताकार। अब बताओ क्या क्या बचा, चाहे आप ओ कहिए, आप आ कहिए, कहीं नहीं बनेगा आपका, ठीक है। ई कहिए, बड़ी ई कहिए, ये सब का सब क्या होंगे, ए कहिए, आई कहिए, ए आई, ठीक है, ये सब के सब क्या हो गया, आपके अवृत्ताकार हो गए, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वृत्ताकार कौन सा होता है, बाकी इसके अलावा सब अवृत्ताकार होंगे, ठीक है। ये किसके आधार पे होंगे, ओष्ठाकृति, यानी ओष्ठ की आकृति कैसी होती है। अगला देखिए, उच्चारण के आधार पे, यानी आप कितना टाइम लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, टाइम कितना टेकिंग होता है। उच्चारण के आधार पे स्वर, ठीक है, इसमें एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे को बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, आपको जैसे स्वर में बहुत टाइम से आप देख रहे हैं ह्रस्व दीर्घ वगैरह ही पूछता है, हो सकता है इस बार ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार अवृत्ताकार पूछ दे, या आपका दूसरा जो मैंने अभी बताया था, या समृद्ध विपरीत वगैरह से पूछ सकता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर सबको पता है, ठीक है। ह्रस्व में क्या है, जिसको बोलने में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में, वही तो हुए ह्रस्व स्वर। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, अ होगा, सब छोटे छोटे भाई, ठीक है, ई होगा और ऊ होगा, मतलब ये, और री भी इसमें या रू भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपके सब छोटे छोटे जो होंगे, मैं भाई जो बताया था, छोटे होंगे ह्रस्व होंगे, दीर्घ होंगे तो बड़े भाई होंगे, तो बहुत ईजी है, ठीक है। आ, फिर बड़ी वाली ई, ऊ, इसका ए, जितने बचे, ठीक है, आई, ओ, आओ,
और लास्ट वही आ वाला भी, ठीक है। अगर इसको स्वरों में गिनेगा कभी पेपर में, अगर ये ऑप्शन भी आता है आ के ऊपर खाली ऐसे इस टाइप का चिन्ह होगा, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका दीर्घ स्वर के अंदर, ठीक है, आगत स्वर के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक। अब ये क्या हो गया, ह्रस्व और दीर्घ, ये सबको आता है, आपको भी आना चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर भी आप समझ गए कि मतलब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दो ऐसे स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जाते हैं और संयुक्त रूप से भी प्रयोग किए जाते हैं। वो दो स्वर कौन से हैं, एक तो आई है, एक आउ, एक तो आई आउ, ठीक है। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। ये ए और आउ ऐसे स्वर हैं जो स्वतंत्र के साथ साथ संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कौन सा स्वर स्वतंत्र साथ संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, संयुक्त रूप से, ठीक है। यानी ये ऐसे जैसे कभी कोई आप शब्द वगैरह लिखते हैं, कहीं कहीं तो ये स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी इंडिविजुअल दिखेंगे आपको, जब उसको ब्रेक करोगे तो आपको अलग अलग दिख जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि दो तीन स्वरों को जोड़ने से ये संयुक्त हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्वतंत्र और संयुक्त। आपको उतना डीप नहीं जाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्र और संयुक्त दोनों रूप में प्रयोग होने वाले स्वर कौन से हैं। एक तो ए हो गया, अ हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप खुद ही करते रहना। एक जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे बैल, क्या लिख दिया, बैल। एक है भैया, ठीक है। इनको आप देखना है, इन दो शब्दों को आप क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना कैसे बन रहा है। और एक हो गया कौन, कौन, ठीक है। इनको देखना, इनको इन तीनों को देखना, इसको आप ब्रेक करना ऐसे, जैसे आप तोड़ते हैं कौ प्लस आउ प्लस नो, इस टाइप से तोड़ देना। कहीं कहीं देखना इसमें आपको जो ये मैंने लिखा रखे हैं ए और आओ, कहीं कहीं क्या होंगे, इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे, कहीं क्या होगा दूसरे स्वर के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो क्या किया जाता है, स्वतंत्र और संयुक्त दोनों रूप से प्रयोग किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्र और संयुक्त रूप से कौन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ए और आओ क्या किए जाते हैं, स्वतंत्र और संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब एक आता है प्लुत स्वर, क्या आता है, प्लुत स्वर। ये वर्तमान में भी प्रयोग तो किया नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग हो नहीं रहा है। प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर अगर पूछता है जिसमें उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। यानी उच्चारण में इसमें बहुत ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। आजकल जैसे ऐसे इसको साइन, इस साइन से इसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई ओम कहते हो, इस टाइप से दिखाया जाता है। आगे कहीं लंबा संबोधन राम कह दिया आपने, इस प्रकार से जो दिखाए जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है, प्लुत स्वर का, ठीक है। इस प्रकार के इसके साइन से दिखाया जा रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। प्लुत स्वर मतलब दीर्घ से भी जिसमें क्या लगता है, ज़्यादा आपका समय लगता है, ठीक। अब देखिए कि कुछ फैक्ट आपके लास्ट के इसके बचे हैं, जो हमारे लास्ट फैक्ट होंगे स्वर वाले से, उसके बाद मान के चलिए यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, उन जो ह्रस्व और दीर्घ के बारे में बताया था, वो था उच्चारण समय के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप कम समय किसी को बोलने में लगा रहे हैं तो ह्रस्व होगा, ज़्यादा समय अगर उसको बोलने में लग रहा है तो दीर्घ होगा। यानी जैसे अ बोलते हैं, आपका क्या होगा, कम समय लग रहा है। जैसे ई बोलो बड़ी वाली, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। वो तो क्या था, उच्चारण के अकॉर्डिंग, मतलब उच्चारण समय। अगला आता है उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है, उच्चारण स्थान के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अनुनासिक, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, अनुनासिक या अनुनासिक के जो भी बोलता है, ठीक है। दूसरा निरुनासिक, निरुनासिक, ठीक। अब देखिए अनुनासिक क्या होते हैं, निरुनासिक क्या होते हैं, हमने ये देख रहे हैं। देखिए अनुनासिक की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे स्वर जिनकी ध्वनियों में जो ध्वनि है आपका मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है। ऐसे स्वर जिनकी ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। मुख प्लस नाक सही, ठीक है। मुख प्लस नाक से अगर ध्वनि निकलती है तो वो अनुनासिक होती है। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो आपसे पूछ सकता है। जबकि निरुनासिक क्या होता है, जिसमें ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। निरुनासिक क्या होते हैं, जिसमें ध्वनि सिर्फ किससे निकलती है, मुख से निकलती है, ना कि नाक से। अब देखिए ये हैं तो स्वर ही सब, उसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भेद कर रखा है इन्हें, ठीक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण समय, अग्र, पश्चिम, मध्य, आपको दिमाग में रखना है कि कौन से क्या हैं, ठीक।
अब इसका एग्जाम्पल वही जहाँ पे आप चंद्र बिंदु देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी जो सिरोरेखा होती है, सिरोरेखा के ऊपर अगर कहीं पे आपको ऐसे चंद्र बिंदु लिखा दिखेगा तो वो कौन सा स्वर होगा, अनुनासिक स्वर का वहाँ पे प्रयोग किया होगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने क्या लिख दिया, आंख लिख दिया, ये यानी आंख लिखने का क्या मतलब है, इसमें किसका प्रयोग हो रखा है, अनुनासिक स्वर का। ठीक है, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है, देखिए अगर इस सिरोरेखा, एक चीज ध्यान से देखना है, ठीक है, इस चीज को समझना है आपने, जो ये सिरोरेखा होती है, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं इसके ऊपर लाइन डालते हैं, अगर वहां पे कोई व्यंजन वगैरह के साथ प्रयोग हो रहा होगा, यानी कोई ऐसी मात्राएं जा रही होंगी या वगैरह, तो वहां पे अगर अनुनासिक का प्रयोग हो रहा होगा, मतलब जो मैंने आपको बताया, तो उस इसके प्रयोग में ऐसे चाँद नहीं दिखाते आप, ठीक है, वहां पे सिर्फ ऐसे एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, यानी इसके साथ साथ कभी कभी अगर ऊपर मात्रा होगी तो स्पेस को सही दिखाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए ऐसे बिंदु भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये कौन से होंगे, अनुनासिक। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये भी अनुनासिक के अंदर आ सकता है, कब, जब उस शब्द में व्यंजन मतलब स्वरों का व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहा है और ऊपर कोई मात्रा आ रही हो, मात्रा के साथ ये नहीं दिखा पाओगे आप, क्योंकि वहीं पे मात्रा कितना अजीब सा लगेगा। देखो कभी आपने देखा है ऐसा 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 नहीं देखा होगा, आप ऐसा देखेंगे तो इसके साथ आपका सिर्फ एक छोटी सी बिंदु होती है। ठीक है, वो सब क्या है, अनुनासिक। इसके अलावा क्या होंगे, निरुनासिक। निरुनासिक तो बाकी सभी निरुनासिक हो जाएंगे जितने बचे अ से आउ तक। ठीक है, अ से आउ तक, ये सब के सब क्या होंगे, निरुनासिक हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अनुनासिक और आपको निरुनासिक समझ में आया होगा। अब लास्ट क्या आता है आपका, अयोग वाह। ठीक है, क्या आता है आपका, अयोग वाह। क्या होते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। ठीक है, देखिए हमारे जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो न ही प्रॉपर रूप से स्वर हैं, न ही प्रॉपर रूप से व्यंजन है। ठीक है, न ही स्वर हैं न ही व्यंजन है। ठीक है, न पूर्ण रूप से स्वर, न पूर्ण स्वर, ना ही व्यंजन, ना पूर्ण व्यंजन। इनको क्या बोला, व्यंजन मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी आप ये मत कहना क वर्ग ट वर्ग सर, वो उसके बाद आएगा। ठीक है, कंठ ताल भी जो भी है। अयोगवाह स्वर क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी स्वर हैं ना, मतलब ऐसे भी आपको वर्ण वगैरह कह सकते हैं, ना पूर्ण रूप से स्वर हैं, ऐसे वर्ण न पूर्ण रूप से स्वर है, न पूर्ण रूप से व्यंजन है, आपके अयोगवाह के, सॉरी आपके क्या कहलाते हैं, अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब अयोगवाह स्वर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप खुद ही सोचो, अंक और अह, अंक और अह। ठीक है, अंक और अह। ठीक, अंक और अह क्या हो, अयोगवाह स्वर। अगर आपसे पूछता है अयोगवाह स्वर क्या है, अंक और अह है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछता है कौन से वर्ण जो है न पूर्ण रूप से स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन है, आप क्या कहोगे, अंक और अह। इन्हीं को अनुस्वार और क्या बोला जाता है, इनको अनुस्वार और विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, पहला वाला तो क्या होगा, अनुस्वार हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, विसर्ग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हिंदी का पहला चैप्टर जो है मेरी ओर से आपका स्वर वाला कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही तैयार करना, पूरा एक सीरीज से बनाना, स्वर लिखना, स्वर की डेफिनेशन लिखना, उसके अंदर जितने बना रखे हैं मैंने, आपको घिचर बिचर करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से अपना नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से। उम्मीद करना यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।